गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई थोड़ी सी कम हो रही होगी, कारण कि दशहरे की छुट्टी चल रही है और 11th वाले बच्चे स्पेशली छुट्टियों का आनंद लेना चाहते हैं। उस छुट्टियों में वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, फिर भी जैसे तैसे कम से कम सब्जेक्टिव या बुक नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी हम आपका रिवीजन करा दें। इसी बहाने थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में रहेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव को। बच्चों, आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो चैप्टर 5 से रिलेटेड है और चैप्टर 5 का नाम है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। आई मीन वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज के इस एमसीक्यू सीरीज में टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। बेसिक से थोड़ा हाई लेवल तक ले जाया जाएगा। और हाँ, एक बात और बता दें बच्चों आपको कि इसमें तो आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आप जो भी एमसीक्यू बनवा रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल काफी कम रह रहे हैं। तो बच्चों बता दें कि चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो अपलोड किए जाएंगे। इससे आपका एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा और वो जो वीडियो अपलोड होगा उससे आपका न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वर्क। इनमें से यानी कि निम्न में से कौन कार्य के लिए सही है। तो बच्चों आपको पता है कि W इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है F और S का डॉट प्रोडक्ट होता है। इस डॉट प्रोडक्ट को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कह सकते हैं अदिश गुणनफल। अगर इस डॉट को हम तोड़ें तो लिख सकते हैं FS cos थीटा। अब आप देख लें कि कौन सा ऑप्शन हमारा मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, W इज इक्वल टू F इंटू एस। याद रखिएगा, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए यानी कि स्केलर प्रोडक्ट निकाला जाए तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा स्केलर आता है। आप देखें इस दोनों पर एरो साइन था, इस पर एरो साइन नहीं था, यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, स्केलर देता है, हमेशा रिजल्ट स्केलर के रूप में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज। कार्य का एसआई मात्रक होता है। तो बच्चों W इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, F इंटू एस होता है ना, ठीक है ना। तो फोर्स को लिख सकते हैं न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, मीटर। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, यानी कि एक प्रकार का लेंथ है। शॉर्ट में इसे न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है, जिसको कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है। तो बच्चों न्यूटन मीटर भी सही होगा, जूल भी सही होगा, यानी कि ओवरऑल हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक और आप इससे निकाल सकते हैं, जैसे कि न्यूटन मीटर लिखा हुआ है ना, तो न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू कितना है, मीटर, यानी कि लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप न्यूटन मीटर लिखें, जूल लिखें या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखें, सबके सब सही होंगे। तो फिलहाल ऑप्शन में तो दो ही दिए गए हैं, तो हमारे न्यूटन मीटर और जूल दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड थ्रू हाइट h देन वर्क डन इज इक्वल टू। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है को सतह से ऊपर उठाया जाता है तो किया गया कार्य होगा। देखें बाबू, ये अर्थ का सरफेस हो गया, ठीक है ना। यहां पर किसी वस्तु को ऊपर उठाया गया जिसका मास m था और कितनी ऊंचाई तक, h हाइट तक इसको ऊपर ले जाया गया। तो बच्चों जब किसी वस्तु को आप ऊपर उठाते हैं, ठीक है ना, h ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं, h हाइट तक लेकर के जाते हैं, तो अर्थ के द्वारा उसे नीचे पुल करने की कोशिश की जाती है, किस एक्सेलरेशन से, g से। तो इस कंडीशन में जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा और उसका फॉर्मूला होता है mgh, जहां पर g का वैल्यू तो लगभग फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो देख लें कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज।
कार्य के एसआई मात्रक तथा उसके सीजीएस मात्रक में संबंध होता है। आए बच्चों वापस देखते हैं, हम लोग वर्क के बारे में देख रहे हैं। एक तरफ लिख दे रहे हैं हम एसआई यूनिट और दूसरी तरफ लिख दे रहे हैं सीजीएस यूनिट। देखिए बाबू, एसआई यूनिट क्या होता है, पढ़े थे, जूल होता है, और जूल को किसी से, कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है। जूल के बदले में आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर के बदले में लिख सकते हैं, न्यूटन के बदले में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू मीटर, यानी कि ओवरऑल हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस का मतलब होता है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता हो। यानी कि केजी को किस में बदलना है, यहां पर है ना केजी, यहां पर लिख देते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी को ग्राम में बदलना है, तो अगर देखें 1 केजी को ग्राम में बदलें तो कितना होता है, 1000 ग्राम हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में, तो मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और इसमें भी सेकंड है और इसमें भी सेकंड है, तो जैसे था वैसे सेकंड को रहने देंगे। अब 1 पर ट्रिपल टाइम्स ऑफ 0 इंटू 1 पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 1 पर 3 और 4 7, 10 पर 7 और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और बच्चों एक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वह अर्ग के बराबर होता है, यानी कि 10 टू द पावर 7 अर्ग हो जाएगा। I mean, लिख सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अच्छा, यहां से अर्ग निकालें तो 1 अर्ग इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10 टू द पावर -7 जूल। अब आप देख लें, एक तो आपको दिख रहा है कहां पे 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अच्छा, एक और दिख रहा है 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल। निकाले है ना, 1 अर्ग 10 टू द पावर -7 जूल, तो दोनों सही होंगे, यानी कि ओवरऑल ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, बोथ बी एंड सी। अब आप कहेंगे सर फिर कंफ्यूजन इसमें हो रहा है, तो देख लें कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है ना, 10 टू द पावर 7 को नीचे भेज दें, जूल इज इक्वल टू 1 अर्ग, जब 10 टू द पावर 7 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये वाला रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज, कार्य के विमीय सूत्र होते हैं। देखिए बाबू, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को न्यूटन लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर लिख सकते हैं। अच्छा, न्यूटन के बदले में लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर कितना है, मीटर है ना। अब यहां पर केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। केजी का डायमेंशन क्या होता है, m, मीटर का l, और सेकंड का कितना होता है, t होता है ना। सबको ऊपर भेजते हैं, सजा के लिखते हैं m1 l2 और t-2। आप देख लें कहां पे ऑप्शन हमारा है m1 l2 t-2, ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल बिटवीन f एंड s इज 90 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज। अगर f तथा s के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य का मान होगा। देखिए बाबू, W इज इक्वल टू होता है ना f इंटू एस। हमने बताया कि जब डॉट प्रोडक्ट को तोड़ते हैं तो cos थीटा के रूप में टूटता है, तो एफ एस cos एंगल कितना डिग्री कर रहा है, 90 डिग्री कर रहा है ना, तो cos 90 डिग्री, तो एफ एस और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ना, तो ओवरऑल टोटल वर्क कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये कंडीशन कब लागू होता है, जब सर पे आप बोझ लिए हुए हैं और जमीन पे चल रहे हैं, तो बोझ आपको नीचे की तरफ दबा रहा है, यानी कि फोर्स ऐसे लग रहा है, और आप आगे चल रहे हैं ऐसे, जैसे कि स्टेशन पर कुली जो सर पे बोझ लेके जाता है ना, ठीक है ना, तो फिजिक्स कहता है कि वो सिर पर बोझ लेके गया तो उसने काम नहीं किया। अगर बाय द वे आप उससे काम करवा लिए, बैग को एक जगह से दूसरे जगह ले जाके बोल रहे हैं कि आपने तो काम किया ही नहीं, तो फिर आपको पैसा किसका,
किस चीज का पैसा आपको हम दे, तो समझ लो कि वहां पर कितना तांडव होगा। सो वहां पर फिजिक्स यूज मत करना कि आपने कोई वर्क नहीं किया, वहां पर उसको बैठा के ये मत पढ़ाने लग जाना कि देखो ये तुम फोर्स सिर पे रखे तो फोर्स नीचे की तरफ लगा, तुम आगे बढ़े डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ, दोनों के बीच में 90 डिग्री हुआ, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का एंगल कितना, जब 90 डिग्री का एंगल हो तो वर्क कितना, जीरो। तो अगर आपने उसे वर्क जीरो समझा दिया तो वो भी आपको अच्छे से वर्क समझा देगा, इसलिए चुपचाप पैसे दे देना। नेक्स्ट यहां पर देख लें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, इन एसआई द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन इज, एसआई में कार्य का गुरुत्वीय मात्रक होता है। तो बच्चों ओरिजिनली केजी मीटर होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं केजी फोर्स मीटर, केजीएफ मीटर। एक और लिख सकते हैं फोर्स के बदले में आप वेट लिख सकते हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों सही होंगे। अगर तीनों को आप जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो यहां देखिए इसको उठाते हैं, केजीएफ मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, जूल को। तो 1 केजीएफ बराबर होता है 9.8 न्यूटन, और मीटर को रहने दें, जूल हो गया। अब 9.8 और न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है ना। तो आप कह सकते हैं कि 1 केजीएफ मीटर कितना जूल के बराबर होता है, 9.8 जूल के बराबर होता है, यानी कि सब के सब किसके बराबर होते हैं, 9.8 जूल के बराबर होते हैं। तो फिलहाल तो ये वाला ऑप्शन नहीं पूछा गया है इसमें, तो इसमें हमारे सारे ऑप्शन सही होंगे, ओवरऑल ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 kgm इज इक्वल टू, अभी आ गया क्वेश्चन, देखो ये सब के सब किसके बराबर है, 9.8 जूल के बराबर है ना। पूछ रहा है 1 kgm किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, लिख लो 9.8 जूल के बराबर होगा। नेक्स्ट, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किया गया कार्य स्वतंत्र होता है। बच्चों वर्क जो होता है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि टाइम से वर्क को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्क को क्या फर्क पड़ता है, इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट से दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो, और जितना फोर्स लगेगा वो, उसी से उसको मतलब है, ठीक है। टाइम केस से क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी, निम्न में से कौन गतिज ऊर्जा के लिए सही होगा। बच्चों पढ़े होंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी में बी, गतिज ऊर्जा का परिमाण हो सकता है। आपको बताने हैं कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या जीरो होगा, क्या होगा सो बताने हैं आपको। देखो बाबू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अब थोड़ा सा समझते हैं, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर मास का पॉजिटिव वैल्यू लिखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा अब वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी जीरो भी होता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब आप ध्यान से देखें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। अगर आप जीरो रखते हैं वेलोसिटी के बदले में तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट, काइनेटिक, अब निगेटिव रख करके देखते हैं, m और निगेटिव वेलोसिटी रख करके देखते हैं, तो निगेटिव का आपने स्क्वायर किया तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव भी होगा। अब आपके मन में आएगा कि सर ये निगेटिव रखने पर यहां पॉजिटिव क्यों हुआ, तो यहां वेलोसिटी क्या है, स्क्वायर है ना। तो अगर वेलोसिटी सपोज करो वेलोसिटी दिया है -10 मीटर पर सेकेंड और कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो 1/2 और मास कुछ भी दिया हुआ है, सपोज करो 2 kg दिया हुआ है और वेलोसिटी कितना है -10 दिया हुआ है। सॉल्व करके देख लो, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ स्क्वायर होगा ना, हाँ। अब कितना हो जाएगा, -10 का स्क्वायर, स्क्वायर करके देखो, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो आपने माइनस वैल्यू रखा तो रिजल्ट किस में आया, प्लस में आया, और प्लस रखने पर तो प्लस आता ही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये या तो पॉजिटिव होगा या फिर शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? निम्न में से कौन गतिज ऊर्जा का मात्रक नहीं है? बच्चों यहां एनर्जी है तो इसको काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट की बात हो रही है। और यहां गतिज ऊर्जा को आप सिंपली ऊर्जा भी बोल सकते हैं, गतिज ऊर्जा नहीं भी बोलें कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी कोई भी हो सेम यूनिट होते हैं। तो बच्चों पढ़े होंगे जूल तो होता है, अभी जस्ट पढ़े हैं, न्यूटन मीटर भी होता है, अभी इस दोनों में कंफ्यूजन है। सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, ये होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में जितने एनर्जी स्टोर होते हैं, ऐसे कहो कि 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा जितना वर्क होता है वह उसका एनर्जी के बराबर होता है। या ऐसे कहो कि एक इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, और ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर होता है। यानी कि ये भी एनर्जी का यूनिट हो गया। बच के आ गया न्यूटन पर मीटर जो होता है वो एनर्जी का यूनिट नहीं होता है, यानी कि ओवरऑल ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। अगर वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा हो जाता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², एक फॉर्मूला बन गया आपका। अब कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि अब वेलोसिटी को क्या किया जाए? डबल कर दिया जाए। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अब देखें काइनेटिक एनर्जी दूसरा वाला निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट वाला था, फॉर्मूला से 1/2 m, अब v के बदले में हम 2 भी लिखेंगे क्योंकि डबल किया जा रहा है, और स्क्वायर कर दीजिए। तो 1/2 m, 2 का स्क्वायर 4v², 4 को बाहर कर दें, 4 इंटू 1/2 mv²। आप देखें 1/2 mv² फर्स्ट एनर्जी के बराबर है, यानी कि सेकंड एनर्जी 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एनर्जी हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। एक और देख लो, वेलोसिटी कितना किया जा रहा है? डबल किया जा रहा है ना, यानी कि 2 का स्क्वायर करो, यहां स्क्वायर है ना, तो 2 दूना 4, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास m1 is moving with a velocity v1 and another particle of mass m2 is moving with the velocity of v2. If they have the same momentum, then एक कण जिसका द्रव्यमान m1 हो तथा v1 वेग से गतिमान हो, तथा दूसरा कण जिसका द्रव्यमान m2 हो तथा v2 वेग से गतिमान है, अगर दोनों का संवेग समान हो तो आपको रिलेशन बताने हैं। अब आप देखें, यहां बॉडी 1 है और इधर बॉडी 2 की बातें कर रहे हैं। बॉडी का मास m1 है, बॉडी 2 का मास m2 है। बॉडी फर्स्ट का वेलोसिटी v1 है, बॉडी सेकंड का वेलोसिटी v2 है, ठीक है ना। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो मोमेंटम 1 1 1, इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी 2 हो जाएगा। अब आप देखें क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम है। वैल्यू रखिए p1 का, तो m1 v1 और p2 का m2 v2। इसको लिख सकते हैं आप m1 बाई m2 इज इक्वल टू v2 बाई v1, यानी कि अगर m1 बड़ा हो जाता है m2 से तो v2 बड़ा हो जाएगा v1 से, यानी कि जिसका मास अधिक होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। हम पढ़े भी थे कि मास जो होता है इनवर्सली होता है वेलोसिटी के। ये रिलेशन आ गया ना कि जिसका मास अधिक है, देखो 1 वाला पहले है ना, तो 1 वाला बाद में है, छोटा यहां पर दिख रहा है, यहां पर बड़ा दिख रहा है। जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? ये रिलेशन आ गया। वेलोसिटी कम होगा, ये रिलेशन आपको आ गया। अच्छा, अब दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालते हैं थोड़ा सा। काइनेटिक एनर्जी 1 और 2, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², तो m1 v1² और बाई 1/2 यहां लिख देंगे m2 v2 का स्क्वायर, ऐसे लिखिए, m2 सिर्फ v2 पर होगा, हो गया ना। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बच गया? m1 बाई m2 इंटू v1 बाई v2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब m1 बाई m2 किसके बराबर है? v2 बाई v1 के बराबर है, तो यहां रखिए v2 बाई v1
यहां लिखते हैं V2 बाई V1 इंटू यहां V1 का स्क्वायर आप बाई V2 का स्क्वायर। एक V1 से एक V1 कैंसिल, एक V2 से V2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया? चले आ रहे थे एनर्जी 1 बाई एनर्जी 2, तो यहां V1 से एक V1 कैंसिल, अब V2 से एक V2 कैंसिल, तो बच गया V1 बाई V2। अब देखो दोनों 1 वाला ऊपर है ना, तो अगर एनर्जी 1 ग्रेटर हो जाए, या इसको ऐसे समझो आसानी से, यहां देखो V2 किससे, V2 बड़ा है किससे? यहां के रिलेशन से आप देखिए, वेलोसिटी 2 ज्यादा है किससे? वेलोसिटी 1 से। वेलोसिटी 2 ज्यादा है वेलोसिटी 1 से, तो वेलोसिटी 2 के सामने देखो कौन है? एनर्जी 2 है ना, और ऊपर कौन है? एनर्जी 1 है, यानी कि एनर्जी 2 ग्रेटर होगा एनर्जी 1 से। आप देख ले कहां है? एनर्जी 2 ग्रेटर होगा, यहां है। एनर्जी 2 ग्रेटर है एनर्जी 1 से, एनर्जी 2 ग्रेटर है एनर्जी 1 से, या एनर्जी 1 छोटा है एनर्जी 2 से। समझे हो ना? देखो नीचे V2 है ना, और यहां से रिलेशन निकाले थे V2 किससे बड़ा है? V1 से बड़ा है, तो V2 V1 से बड़ा है, तो V2 के सामने देखो कौन है? E2 है ना, तो E2 E1 से बड़ा हो जाएगा सेम रिलेशन के अनुसार से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा होता है। देखिए बाबू, जब ऑब्जेक्ट को आप सरफेस पे चलाएंगे, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर होगा, लेकिन इसको रोकने के लिए फोर्स इसके बैक साइड में लगेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा वस्तु के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आप देखें, इधर फोर्स है और इधर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का, तो W इक्वल टू होता है F इंटू एस, यानी कि एफ एस कॉस थीटा। लिख सकते हैं बुआ, एफ एस कॉस कितना डिग्री? 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है ना, तो माइनस एफ एस हो गया। तो आप देखिए वर्क किस में आ गया? निगेटिव आ गया ना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, कार्य ऊर्जा परिमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होता है। तो ये तो आप पढ़े होंगे कि जो वर्क डन होता है वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। आप देख लें, कुल किए गए कार्य के बराबर होगा। टोटल वर्क जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो क्या बच गया? वर्क ही ना बच गया, तो वर्क हाफ होगा नहीं, डबल होगा नहीं, तो यही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg, देखो बाबू मास दिया है 5 kg, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, भी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी निकालो। कितना आसान क्वेश्चन, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 मास कितना है? 5 kg है ना, और वेलोसिटी कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 100, तो 2 से 100 कट गया, 50 से आप 50 में 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा? 250 जूल हो गया। आप देख लें कहां से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, two masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy. The ratio of their momenta is, 1 ग्राम तथा 4 ग्राम के दो द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा के साथ गति कर रहे हैं, तो उनके संवेग का अनुपात होगा। अब आप देखें बुआ, पढ़े होंगे फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है P²/2m। P का मतलब मोमेंटम, संवेग। अच्छा, अब इसी अनुसार से अगर फर्स्ट वाला एनर्जी कैलकुलेट करें तो लिख सकते हैं P1² उसी तरह अगर एनर्जी 2 निकालें तो P2² 2m2 लिख सकते हैं आप। अब दोनों का रेशियो निकालते हैं, एनर्जी 1 बाई एनर्जी 2, ठीक है ना, या ऐसे समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों का एनर्जी क्या है? सेम है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि एनर्जी 1 एनर्जी 2 के बराबर है। तो एनर्जी 1 के बदले में लिखिए P1² 2m1, और इधर है P2²
बाई 2m2। तो हमें किसका रेशियो निकालना है? मोमेंटम का। तो एक काम करते हैं, P1 का स्क्वायर बाई 2, m1 कितना ग्राम दिया है? देखिए 1 ग्राम है ना, तो 1, यहां P2 का स्क्वायर 2 इंटू m2 कितना? 4 ग्राम, 4 दिया हुआ है। अब आप देखें P1 का स्क्वायर बाई 2 और यहां P2 का स्क्वायर बाई 4। अब 2 को यहां भेज दो और इसको नीचे बुला लो, तब P1 का स्क्वायर और इसको नीचे लाए, तब P2 का स्क्वायर हो गया। अब 2 इसके जगह पे चला गया, तो 2/4, 2 से 4 कट गया, कितना हो गया? 1/2 हो गया। यानी कि P1 बाई P2 दोनों का स्क्वायर 1/2, P1 बाई P2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। और जब आपको पता है कि स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चढ़ता है? रूट होता है ना। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2। 1/√2 नहीं है तो कह रहा है कि स्पष्ट ये नहीं बोला है कि किस मोमेंटम का, मोमेंटम 1/मोमेंटम 2 करना है या मोमेंटम 2/मोमेंटम 1 करना है। बस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोमेंटम का रेशियो निकालो। पलट दो, P1/P2 1/2 आया है ना, तो P2/P1 कर दो, कितना आया? √2/1, यानी कि √2/1 हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में अगर कहता कि 1 और 2 का रेशियो निकालें तो ये आंसर होता, 2 और 1 का रेशियो निकालें तो ये आंसर होता, लेकिन यहां तो सिर्फ पूछा है बस रेशियो उनका निकालें। तो आप देख लें जो मिलता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा सर ये दोनों ऑप्शन में रहता तो बच्चों उसमें क्वेश्चन भी चेंज रहता। क्वेश्चन में रहता कि मोमेंटम 1 और मोमेंटम 2 का रेशियो निकालिए, या मोमेंटम 2 या मोमेंटम 1 का रेशियो निकालिए, क्वेश्चन में चेंज रहता वो। नेक्स्ट, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर मात्रक होते हैं। देखिए बाबू, किलोवाट आवर, किलोवाट होता है पावर का और आवर होता है टाइम का, और पावर इंटू टाइम किसका फॉर्मूला होता है? एनर्जी का। कैसे? P बराबर होता है W/T, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एनर्जी बाई टाइम, क्रॉस गुना कीजिए, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो किसका? एनर्जी का। कहां है? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, बच्चों देखिए 1 किलोवाट आवर को बदलने हैं जूल में। जूल का मतलब होता है वाट सेकेंड। कैसे? बैक आइए, इस क्वेश्चन पे आइए कि पावर इजकल टू फॉर्मूला क्या है? एनर्जी बाई टाइम, क्रॉस गुना करें तो एनर्जी इजकल टू पावर इंटू टाइम, पावर का वाट और टाइम का सेकंड। यहां पर कितना आ गया? वाट सेकंड आ गया, और चूंकि एनर्जी है तो वाट सेकंड आया है, तो एनर्जी लास्ट में किसके बराबर आ जाता है? जूल के बराबर आ जाता है, यानी कि वाट सेकंड जूल के बराबर होगा। आई मीन आपको किलोवाट को वाट में बदलना है और आवर को सेकंड में बदलना है। देखते हैं, तो 1 किलोवाट बराबर, देखिए किलोवाट को किसमें? वाट में, तो किलो लगा हुआ है यानी कि 1000 वाट। आवर को सेकंड में, ये तो पता है आपको 3600 सेकंड होता है। अब इसको लिख सकते हैं 36325, 1 2 3 4 5 वाट सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36 इंटू 10 का पावर 5 वाट सेकंड को जूल लिख देंगे। अच्छा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3.6 10 का पावर 6 जूल। जितना राइट से बैक जाएंगे, डेसिमल बैक बढ़ाएंगे, उतना पावर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 0.36, कितना 2 गो बैक गए हैं ना, तो पहले 5 था, 5 अप टू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आप देख ले 1 किलोवाट आवर कितना? 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है। आइए वापस, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। न्यूटन का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर को मीटर, केजी मीटर मीटर, मीटर स्क्वायर, अब बाई कितना? सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन रख दो। क्या पूछ रहा है? एनर्जी का पूछ रहा है, तो केजी को मास, मीटर को एल, और सेकेंड को टाइम, यानी कि m1 l2 और t-2।
एनर्जी कहो या वर्क कहो, ठीक है ना, या हीट कहो, दोनों का डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन सेम होता है। देख लें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी, m1l2t-2। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ फोर्स इज कॉल्ड। एक बल के कारण किए गए कार्य की दर को कहा जाता है। तो वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? पावर होता है। पावर यानी कि शक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पावर? अभी फॉर्मूला मिला, वर्क बाय टाइम। अच्छा, ये भी है, ये भी सही है। इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस पावर। इस पर न्यूमेरिकल जब देखेंगे तो समझ में आएगा। इंस्टैंटेनियस पावर यानी कि तात्क्षणिक शक्ति। अच्छा, अब तीसरा वाला थोड़ा चेक करते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाय टाइम। वर्क को आप लिख सकते हैं फोर्स आई इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बाय टाइम रहने दीजिए और फोर्स यहां रख दीजिए और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इधर कर दीजिए। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किसका फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का। ये भी हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, अभी पढ़े हैं पीछे कि शक्ति के एसआई मात्रक होते हैं। देखिए बाबू, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड, जिसको वाट भी कहा जाता है। तो आपको जूल पर सेकंड मिल गया, वाट मिल गया। अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, फोर्स को न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट को मीटर और टाइम को सेकंड। फिर न्यूटन के बदले में लिखिए, ये न्यूटन है, इसके बदले में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर कितना है? मीटर, और नीचे कितना है? नीचे यहां पर देखिए सेकंड है ना। अब इसको लिख सकते हैं केजी, अब मीटर 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 स्क्वायर, अब 22 सेकंड का पावर 3, यानी कि हमारा ये भी सही हो जाएगा। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ओवरऑल ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सब सही है, सब पे टिक लगा। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। शक्ति के विमीय सूत्र होते हैं, इसको उठाओ लास्ट वाले को। केजी को एम, मीटर को एल और बाई सेकंड का पावर 3 1 है, तो m1 l2 और t माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। m1 l2 t माइनस 3 चेक कर लें, m1 l2 t माइनस 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सॉरी, तो बच्चों ये था हमारे आज के 25 क्वेश्चन। रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू।